रवीश कुमार को चेतावनी देता हूं। बजरंग दल की चेतावनी है रवीश कुमार सुन तू। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसी भी देश के लोकतंत्र की सुरक्षा इसके 4 स्तंभ करते हैं: जुडिशरी सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड फ्री मीडिया। जुडिशरी जिसे हम अदालतें कहते हैं, लेजिस्लेटर जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर यानी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री एंड प्रेसिडेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने देखा कि 2014 से आई हुई सरकार ने महान लोकतंत्र के हर एक स्तंभ को कैसे कमजोर किया है, चाहे वो अदालतें हो, सरकारी संस्थाएं जैसे CBI, ED और बहुत सारे। लेकिन लोकतंत्र का सबसे अहम चौथा पिलर मीडिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आम नागरिक तक जुड़ता है, घर, दफ्तर, हर जगह, और सरकार के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है एक आम नागरिक का। पर कुछ ने खौफ से, कुछ ने लालच, ग्रीडीनेस से, एक के बाद एक सब गिरते गए। कुछ पत्रकारों ने तलवे चाटने और लाखों में खेलने को अपना लोकतंत्र के नियतिक कामों को छोड़कर दलालगिरी पसंद की और अपने आप को बेच दिया। और जब वक्त आया, जिनका ज़मीर जिंदा था, धीरे धीरे वो टीवी न्यूज इंडस्ट्री को यानी मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, करण थापर और आरफा खानम शेरवानी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता की गुलामी यानी गोदी मीडिया का हिस्सा बनना पसंद नहीं किया, ना डरे और ना ही झुके, और न्यूज रूम में बैठकर आसान कमाई को लात मारी इस मरती हुई पत्रकारिता जो सांस ले रही थी, यानी हिंदुस्तान के ध्वस्त होते लोकतंत्र के उस ढांचे को जिस कंधों ने संभाल रखा था, यानी रवीश कुमार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोई अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता है क्या? 16 साल से मैं यही कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकतंत्र के कई खतरे होते हैं। इन छात्रों के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड करती है CBI, और सरकार को किस तरह के जवाब देने चाहिए? जवाब तो उनका आएगा नहीं, क्योंकि जवाब ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा सवाल सही है। नफरत का एजेंडा जिस दिन थक जाएगा, भीड़ के पांव में दर्द बहुत होगा, उस दिन लड़खड़ाने से बेहतर आज अपना संभाल लीजिए। रात के 9 बज जाएं तो प्राइम टाइम लगा लीजिए NDTV इंडिया पर। और जब सत्ता के दिग्गजों ने देखा कि इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। For years he's been among the most outspoken journalists in India, a reporter for whom telling the story, the complete truth comes first, always and at any cost. अप्रैल का आखिरी हफ्ता था। अचानक मेरे फोन पर हजारों नंबर से हमला जैसा हो गया। ये हमला ही था, क्योंकि 10 दिनों तक 24 घंटे फोन आते रहे, रात के 2 बजे भी और दिन के 3 बजे भी। एक नंबर ब्लॉक करता तो 10 और नंबरों से फोन आ जाते। एक सेकंड के अंतर पर कई फोन आए। स्पेन, रोमानिया, लातविया, मलेशिया जैसे मुल्कों के नंबरों से फोन आने लगे। सबकी भाषा एक सी, सबकी धमकियां और गालियां एक सी। व्हाट्सएप खोलना मुश्किल हो रहा था। जब खोलो, मेरी माँ को, पत्नी को और बेटियों को गालियां और धमकियां देखने को मिलती थी। मुझे हिंदू विरोधी कहा गया, पाकिस्तान का समर्थक कहा गया। मैं उस दौरान तेज बुखार से पीड़ित था। समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ है कि फोन पर इस तरह का हमला हो गया। तभी ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा ने एक लिंक भेजा कि मेरे नाम से एक बयान वायरल किया जा रहा है, जो मैंने कहा ही नहीं था। यही वो फेक मैसेज है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में मदरसे में गीता के साथ हुए कथित बलात्कार के मामले में मैंने बलात्कार का समर्थन किया है, जो मैं कर ही नहीं सकता। बदनाम करने का तरीका पहले भी रहा है, मगर इस तरह सामने आकर गाली देने, धमकी देने या मार देने की इनकी हिम्मत बताती है कि ये सत्ता को लेकर ज्यादा ही सहज हो गए हैं। इन्हें भरोसा हो गया है कि जो करना है कर चलो, एक भीड़ है, अपनी सरकार है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ये तस्वीर मुझे बार बार भेजी गई कि इसी तरह मुझे काट दिया जाएगा। ISIS आतंकवादी संगठन ने जिस तरह पत्रकार डैनियल पर्ल को मारा, उसकी जगह मेरा चेहरा लगाकर दिखाया जा रहा था।
एक ने वीडियो भेजा कि ठीक से देख लो, इसी तरह काट दिया जाऊंगा। हमारे सहयोगी ने एक ऐसे ही मैसेज के बाद फोन कर दिया। मारने की धमकी देने वाले देवेंद्र फौजी को जब बताया गया कि उसके साथ हो रही बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है, तब भी वो बोलता रहा कि दफ्तर आकर गोली मार दे। ये भाई मैंने नंबर उसमें मिल गया है, मैंने फेसबुक से आया मेरे पास। हाँ जी बोलो। हाँ भाई, आप वो रविश कुमार जी को गाली दे रहे थे? हाँ दे रहा था। क्यों भाई, क्या बात हुई? उसको वो देश का गद्दार, उसको गाली में उसको गोली और मारूंगा। अच्छा, गोली मारेंगे? कहाँ से हैं आप? अरे तू कहाँ से बोल रही है बता ना। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, तो मैं एनडीटीवी में हूँ। और हाँ फिर एनडीटीवी में क्या अच्छा देश की कोशिश करो तुम। आप बात सुन, मैं एक फौजी हूँ, बात सुन। हाँ, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है आपका। आप आओ यहाँ पर, अर्चना कॉम्प्लेक्स है एनडीटीवी का ऑफिस, आओ यहाँ पर। मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। ठीक, नाम क्या अपना, शुभ नाम? मेरा नाम करमवीर सिंह शिकारा है। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं फौजी कहाँ पर, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है बताओ ना। कौन से, नकली फौजी हो असली फौजी हो? नकली हो तुम फौजी? मैं तेरा बाप हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है कि कौन किसका बाप है। हाँ हाँ, मुझे ये बताओ तुम कहाँ पर हो, कौन सी फौज में हो तुम? मैं तेरा बाप देश के पाकिस्तान फौज में, इंडिया की फौज में तुम? हाँ, तुम हो कहाँ पर? आना यहाँ पे, अर्चना कॉम्प्लेक्स है एनडीटीवी का ऑफिस, आओ। किसी दिन तुमसे मुलाकात की जाएगी। और तुम अभी दिन मुलाकात तुमसे हुई ना, उस दिन सीधे पैरों से तुम जाओगे नहीं। अच्छा, मुलाकात, ये बात दिमाग में बैठा लेना। हाँ अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी बात है। हाँ हाँ, आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। रिकॉर्ड करो ना, जनता पावर नहीं है, ठीक है? अच्छा, करो रिकॉर्ड। नहीं, इस तरह से आपको किसने सिखाया ये ऐसी भाषा शैली? ये भाषा देशभक्ति सिखाती, देशभक्ति। देशभक्ति? तुम्हारे जैसे नमक हराम देश में पड़े ना, उन्हीं जैसे चोरी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक बात बताओ, तुम ये बताओ, हिंदू या मुसलमान, पहले ये बताओ। नहीं नहीं, हम हिंदू है। नहीं नहीं नहीं, अरे हम भारतीय हैं। देश के गद्दार हो। अच्छा, पब्लिक को बना रहे हो हैं? हाँ, क्या किया? एक लाइन बताओ कि क्या किया ऐसा जो तुमको इतना हर्ट किया, बताओ। सारी उल्टी बातें। एक तुम्हारा और क्या रविश कुमार कल उसको ये पता नहीं जिस देश में रह रहा है उसको कत्ती कर रहा हो। हमने इसकी जानकारी जमा की। फेसबुक प्रोफाइल से पता चला कि ये सीआईएसएफ में काम कर चुका है, अब नहीं करता है, मगर तस्वीरें बताती हैं कि इसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली है और दिमाग में हिंदुत्व का जहर भर दिया गया है। जाहिर है इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हमारे सहयोगी ने सीआईएसएफ से पता किया तो उन्होंने भी कहा कि अब उनके साथ नहीं। अभिषेक तिवारी खुद को जौनपुर का बताता है, बजरंग दल के छात्र यूनिट का जिलाध्यक्ष है। साफ साफ लिखता है कि मुझे गोली मार देगा। यह मेरे बारे में ऐसी जानकारी लिखता है जिससे मैं भी हैरान हूं कि उस तक ये बात कैसे पहुंची। क्या ये किसी योजना पर काम कर रहा है? इसने एक लेटर पैड भी भेजा साबित करने के लिए कि बजरंग दल से ही जुड़ा है। फिर एक दिन वीडियो भेजता है जिसे आप सुनिए, उसके दिमाग में भरे हुए जहर का असर देखिए। उस सुअर रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूं, अगर इसी तरह तू सनातन धर्म को बदनाम करता है तो एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहां से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहां तुम्हारा घर है। इस बार बजरंग दल की ये चेतावनी है रवीश कुमार सुन तू, अगर अगली बार ऐसा हुआ दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तुम्हें, फिर कोई बचाने वाला तुझे मिलेगा नहीं। गाली देने वाले अब गुमनाम लोग नहीं हैं, इनकी आईडी फेक भी नहीं है। इससे पहले भी धर्मो रक्षिता ग्रुप ने मुझे कुछ महीने पहले धमकियां दी थी। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर मेरे जिंदा होने पर अफसोस जता रहे थे। इनमें से कई लोग दावा करते हैं उन्हें प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, मोदी सरकार के मंत्री फॉलो करते हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। मेरा नंबर जिस तरह के पेज से पब्लिक किया जाता है उन पर भाजपा 2019, नमो फॉर 2019 लिखा होता है। और ये रहा शिकायतों का पुलिंदा, गालियों की प्रिंट आउट। दिल्ली पुलिस के पास जमा है, एफआईआर भी, मगर ये फाइल जितनी मोटी है उससे कहीं ज़्यादा ये लोग अलग अलग शहरों में तैयार कर दिए गए जो धर्म के नाम पर आपके साथ कुछ भी कर जाने का दुस्साहस रखते हैं। और जब सत्ता के दिग्गजों ने देखा कि इन्हें खरीदा नहीं जा सकता और जब पता चला कि इस आवाज को बनना मुश्किल है तो डरा कर रोकने की कोशिश, इमेज बिगाड़ने की कोशिश, लाइव टेलीकास्ट रोका गया। समेत तमाम राजनीतिक दल एनडीटीवी पर एक दिन के प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं।
एनडीटीवी पर प्रतिबंध के लिए सरकार ने जो दलील दी है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 8 महीने पहले एनडीटीवी ने जिस अंधेरे को अपनी स्क्रीन पर जगह दी, वही अंधेरा अब 9 नवंबर को एक कड़वा सच बनने जा रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले एनडीटीवी ने विरोध जताने के लिए ये रास्ता चुना था, लेकिन इस बार सरकार ने संवेदनशील जानकारी प्रसारित करने के आरोप में ये सजा सुनाई है। एनडीटीवी इंडिया पर आरोप है कि उसने पठानकोट हमले के दौरान कुछ ऐसी जानकारी सार्वजनिक की जिससे आतंकवादियों को मदद मिल सकती थी। इस मामले की जांच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से बनाई गई विशेषज्ञों और अधिकारियों की एक अंतर मंत्रालय समिति ने की। इस समिति ने एनडीटीवी इंडिया के कवरेज को खतरनाक माना और फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 9 नवंबर को एक दिन के लिए इस चैनल को ऑफ एयर रखने का फरमान सुना दिया। जनता समझ रही है कि सुल्तान को सिर्फ भक्ति पसंद है। अब तो लोगों के ऊपर राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रभक्त होने का चस्पा लगाया जा रहा था, अब मीडिया पर भी राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी होने का ये नया टैग, नया ये जो सरकार की तरफ से मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है, ये बहुत ही घातक है। क्या आप आपातकाल की वापसी चाहते हैं इस देश के अंदर? क्या आप लोगों के बोलने की स्वतंत्रता पर ताला लगाना चाहते हैं? विपक्ष सरकार की इस कार्रवाई को इंदिरा गांधी की कुख्यात आपातकाल से जोड़ रहा है, तो एनडीटीवी सवाल उठा रहा है कि उसे आखिर किस कसूर की सजा दी जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आदेश प्राप्त हो चुका है। बेहद हैरानी की बात है कि एनडीटीवी को इस तरीके से चुना गया। हर चैनल और अखबार की कवरेज एक जैसी थी। वास्तविकता यह है कि एनडीटीवी की कवरेज विशेष रूप से संतुलित थी। आपातकाल के दिनों के बाद जब प्रेस को बेड़ियों से जकड़ दिया गया, उसके बाद से एनडीटीवी पर इस तरह की कार्रवाई अपने आप में असाधारण घटना है। इसके मद्देनजर इस मामले में एनडीटीवी सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। एनडीटीवी की इस लड़ाई में तमाम पत्रकार संगठन उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए ने बयान जारी करके कहा है, पठानकोट आतंकी हमले की कवरेज सभी मीडिया संस्थानों ने की थी और वो पूरी रिपोर्टिंग सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध थी। हैरानी की बात है कि इसी बात के लिए एनडीटीवी पर प्रतिबंध लगाया गया है। एनबीए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आग्रह करता है कि वो अपने निर्णय पर फिर से विचार करे। टीवी संपादकों की संस्था ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने भी सरकार के इस फैसले पर गंभीर चिंता जताई है। बीईए ने कहा, ये बैन अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है और इसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी इस फैसले पर सरकार का बचाव कर रही है। मीडिया की आज़ादी के पक्ष में हरदम भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो देश के हित में न हो। पठानकोट पर जब ये कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर बहुत सारी चर्चा थी, तो इसको लेकर कमेटी ने निर्णय किया है, वो कोई राजनीतिक निर्णय नहीं। एजेंसीज के जरिए छापे मारे गए। This government do not believe in witch hunting at all. Raids conducted by different agencies on a particular channel promoters has nothing to do with the freedom of press. This is not an action against the news organization, it's an action against the promoters' action. The agencies must have had enough information. That's why they are taking the action that is required. Let the law take its own course. Now, when you raid all these people who have very high profile positions in society, then the common man also feels that they can be subject to prosecution. Then what will happen to us if we do it? So people will automatically become honest. There are so much foreign exchange violations have taken place, and there's no hisab. And ultimately, Mr. Chidambaram also has to be examined in this connection also, because without his support and one or two other people who have held the opposition of the minister, they have to be investigated to see how they collaborated with these people. कारण अभी उसका पता चल जाए तो पूरी बात कही जाएगी, लेकिन एनडीटीवी पत्रकारिता को उसने जीवित रखा है। सच बात कहने की हिम्मत रखते हैं वो लोग। हो सकता है कि उसको तकलीफ देने के लिए, प्रताड़ना के लिए कोई कार्रवाई की जा रही हो, ऐसा भी माना जा सकता है। हम लोग उस कैटेगरी के ऐसा मानते भी हैं। What else can we expect from this government? इस सरकार से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? आप जानते हैं ये क्या चल रहा है देश में, इसलिए आप लोगों ने निर्णय लेना क्या है।
इन सब के बावजूद भी ये निडर और खुददार जर्नलिस्ट अपनी लड़ाई लड़ता रहा। अपनी बेबाक रिपोर्टिंग से सरकार पर कटाक्ष करते रहने का सिलसिला कभी नहीं थमा। जब आम लोगों को लगने लगा कि इतने सब हथकंडे आजमाने के बाद भी सब कुछ फेल हो गया, सब नॉर्मल चल रहा है, वहीं पर्दे के पीछे एक नया हथकंडा, एक नया खेल शुरू किया जा चुका था। जब सत्ता को ये लगा यही तो सबसे बड़ी रुकावट है, कम से कम एडवर्टाइजमेंट पे रहने के बावजूद एनडीटीवी अपने काम उसी ईमानदारी से करता रहा। स्टाफ को कम किया गया, लेकिन काम करने का तरीका वही, निष्पक्ष और सरकार पर और सरकार की नीतियों पे सवाल करना। चाहे वो लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी, 370 और ट्रिपल तलाक हो, चाइना को लाल आंख दिखाना हो, इसके साथ लोगों में भी जागरूकता फैल रही थी। जहां पूरा देश गोदी मीडिया देख रहा था और नफरत की टीआरपी बढ़ रही थी, गोदी मीडिया नफरती राजनीति को तूल दे रहा था। उस वक्त 9 बजे आने वाले प्राइम टाइम मानो अंधेरे में और नफरत के तूफान में सच्ची जर्नलिज्म का एक दीप बन चुका था। हर दिन किसी न किसी के आंखों पे चढ़ा पर्दा और दिमाग पे लगा ताला खुलने लग रहा था, क्योंकि जो बात रवीश कुमार 2014 से करते आ रहे थे, उनमें से कई बातें अब सही साबित हो रही थी। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे, महंगाई आम आदमी के सरों पर और भूखमरी में देश का रैंक और बढ़ रहा था। ये बात तब समझ आई जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स और पॉवर्टी इंडेक्स को पूरे देश ने देखा। फिर भी अंध बने भक्त और सत्ता के गुलाम इसे झुटलाने में पूरी कोशिश करने लगे, क्योंकि ये सच्चाई विश्व गुरु के माथे पे सबसे बड़ा दाग बन चुका है।